अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न चल ही रहा है कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में यह गारंटी देते हुए कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 7 दिन के भीतर संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। यह वही कानून है जिसके लिए कोविड महामारी आने से ठीक पहले कई महीनों तक दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था। इसलिए आइए जानते हैं कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी क्या है। दरअसल जब देश स्वतंत्र होना हुआ तो इसका बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया, क्योंकि उस समय बहुत से लोग बंटवारे से अनभिज्ञ थे और कुछ लोग इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लान नहीं किए क्योंकि उनको लगता था कि ये सब अपने भाई बंधु हैं और ये हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। लेकिन भयावह होती स्थिति को देखते हुए 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत अली समझौता किया गया, जिसमें यह बात हुई कि एक दूसरे के देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाएगा। भारत ने इस समझौते को बखूबी निभाया, परंतु पाकिस्तान में शुरू हुए उत्पीड़न से वहां के अल्पसंख्यकों में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि आज़ादी के बाद करीब 2 दशकों तक उर्दू भाषी पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान पर बना रहा, परंतु 1971 ईस्वी के चुनाव में बांग्ला भाषी लोगों के प्रतिनिधियों की संख्या पाकिस्तानी संसद में बढ़ने से विवाद उत्पन्न हो गया और उर्दू भाषी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि हम बांग्ला भाषी लोगों के शासन में नहीं रह सकते। क्योंकि भेदभाव तो बांग्ला भाषियों के साथ भूतकाल में बहुत हुए थे, परंतु ऐसे असमंजस की स्थिति कभी नहीं आई थी। जब उर्दू भाषियों की ओर से ऐसी आवाज़ उठी तो बांग्ला भाषियों के बीच में ऐसी आवाज़ उठना लाजमी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी हेतु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया, जिसको पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी बर्बरता और निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास हुआ। इसके बाद बहुत से लोग भारत की सीमा में घुसने लगे, जिसका भारत की तरफ से प्रतिकार हुआ। पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरता का परिणाम हुआ पाकिस्तान का बंटवारा और एक नए देश बांग्लादेश का विश्व पटल पर आविर्भाव। आगे बढ़ने से पहले घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर को जान लेना जरूरी है। दरअसल घुसपैठिया वह होता है जो बिना किसी वैधिक कागजात के चुपके से सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए, जबकि शरणार्थी वह होता है जो किसी कारणवश दूसरे देश में लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ शरण लिए हों। अगर और आसान भाषा में कहें तो जो अंतर अतिथि और चोर में होता है, ठीक वही अंतर घुसपैठिए और शरणार्थी में होता है। जो लोग घुसपैठ करके भारत में आए थे वे अधिकतर असम और बंगाल के सीमावर्ती जिलों में रहने लगे, जिससे वहाँ की डेमोग्राफी और संसाधनों में भी फर्क दिखने लगा। इसको लेकर असम स्टूडेंट यूनियन अर्थात आसू ने 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से असम में एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की मांग की, ताकि जो 1971 के समय बांग्लादेश से भागकर आए हैं उनको चिन्हित किया जा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनकी बात मान ली, जिसे असम एकॉर्ड के नाम से जाना गया, परंतु यह लागू नहीं किया गया। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आसू संगठन सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह असम में एनआरसी लागू करे। असम में एनआरसी प्रक्रिया 2017-18 के दौरान शुरू हुई और अंतिम रूप से करीब 20 लाख लोगों को एनआरसी के तहत बाहरी चिन्हित किया गया, परंतु इसमें त्रुटियां होने से सरकार ने पुनः एनआरसी कराने का आश्वासन दिया, परंतु केवल असम में न होकर यह संपूर्ण देश में होना था। सरकार एनआरसी इंप्लीमेंट करने से पहले वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, ताकि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत में शरण लिए हुए हैं उनको नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सके, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। इसमें अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2014 है, अर्थात उसके पहले जिन्होंने वैध प्रमाण पत्र के साथ भारत में शरण लिया होगा उन्हीं को नागरिकता देने की बात की गई है। अब यहाँ पर विरोध के कई तर्क दिए गए। सबसे पहला कि केवल 3 ही देश को क्यों चुना गया। इसका जवाब था क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दूसरा, केवल इन्हीं 6 को क्यों, जिसका जवाब था क्योंकि ये तीनों देश स्वयं को इस्लामिक रिपब्लिक मानते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वहाँ के बहुमत में रह रहे लोगों का उत्पीड़न नहीं हुआ होगा। क्योंकि ये 6 धार्मिक समुदाय वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और कानून में भी अल्पसंख्यक की बात हुई है, इसलिए इसमें सभी को शामिल किया गया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अहमदिया और शिया मुस्लिमों का उत्पीड़न इन देशों में होता रहा है, ऐसे में उन्हें क्यों नहीं लाया गया। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि नियम पूर्वक आवेदन करके नागरिकता अभी भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई। इसके पहले भी जब युगांडा में भारतीयों के साथ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल वहां के लोगों को ही नागरिकता प्रदान किया था। इस कानून के विरोध करने वालों में कुछ लोगों ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया, जिसमें समानता की बात है, परंतु वह रीजनेबल क्लासिफिकेशन अर्थात आवश्यक हुआ तो इसको कुछ हद तक बाधित किया जा सकता है, ये भूल रहे हैं।
जैसे भारत में आरक्षण देना भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ वर्गों को जो कि विकास की गति में पीछे छूट गए हैं, उनको सबके समान लाने के लिए अलग से छूट का प्रावधान करना जरूरी है। तभी सच्चे अर्थों में समानता स्थापित हो सकती है। यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस का विशेष रूप से उल्लेख करना उचित होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के केस में माननीय न्यायालय ने कहा था कि अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है, अर्थात क्या लिया गया और क्या छोड़ा गया के बीच का अंतर न होना, ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर इस कानून से भारत के अंदर रह रहे किसी भी नागरिक को जिसके पास वैध कानूनी दस्तावेज है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री के इस गारंटी को चुनावी हथियार बताया है। ऐसे में अभी यह देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार सच में सीए को लागू करने के लिए गंभीर है या फिर यह केवल चुनावी जुमला है। प्रिय व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।